हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली ट्रेडिंग विद दीपाली में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे किसी स्टॉक को जीरोधा में बाई करते हैं और सेल करते हैं। उसी में जब मैंने बाई करना सिखाया तो आपको यह भी बताया कि जब भी हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जरूर देखते हैं। उसी के आधार पर हम किसी भी स्टॉक को बाई करने का निर्धारित करते हैं। अब इसी सीरीज में मैं आज आपको बताऊंगी कि टेक्निकल एनालिसिस हम करते किस तरीके से हैं और उसमें होता क्या क्या है। उसी के अंतर्गत मैं आज आपको टेक्निकल एनालिसिस में होने वाले चार्ट्स और उसमें बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में विस्तार से बताऊंगी। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम जनरली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में जितने भी पैटर्न्स बताए हैं वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं। हम जब भी कभी किसी भी स्टॉक को खरीदने की बात करें या बेचने की बात करें तो हम जनरली उनके 4 मेजर डाटास को लेते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से होते हैं। तो वो 4 डाटास मेन डाटास होते थे कि उसके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसका ओपनिंग पॉइंट, उसका हाईएस्ट पॉइंट, उसका लोएस्ट पॉइंट एंड उसका क्लोजेस्ट पॉइंट। हम जब भी कभी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राइस के साथ इन चारों पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं तो वह एक चार्ट के रूप में सामने आता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि चार्ट्स 3 तरह के होते हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। हम जनरली जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स को ही फॉलो करते हैं क्योंकि ये समझने थोड़ा आसान होते हैं। इनकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो थोड़ी इजी होती है समझने के लिए और इसमें एक ही कैंडलस्टिक्स में हमें काफी सारी नॉलेज मिल जाती है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये जरूर चाहेंगे कि एक बार हमको नॉलेज हो कि लाइन चार्ट होता क्या है और बार चार्ट होता क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में यूज होने वाला बेसिक चार्ट है। इसमें हम 4 मेजर डाटा जो होते हैं ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज, उसमें से लाइन चार्ट में हम केवल एक ही पॉइंट को, एक ही डाटा को डिस्कस करते हैं, एक ही डाटा को अपनी इस लाइन पर शो करते हैं। वह होता है क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट स्टॉक। उस स्टॉक का उस समय पर उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसी पॉइंट को हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, जिससे वो हर डेज का या हर उसका एक अलग डॉट बनता है। जब हम उन डॉट्स को जोड़ते जाते हैं तो वह एक लाइन के रूप में बनकर सामने आता है। इसी को हम लाइन चार्ट कहते हैं। इसमें हमें केवल एक ही डाटा का पता चलता है कि उस दिन वह स्टॉक कितने प्राइस पर क्लोज हुआ था। लाइन चार्ट का एडवांटेज उसकी सिंपलिसिटी है कि हम एक बार में देखकर ही उस स्टॉक के ट्रेंड के बारे में पता लगा सकते हैं कि वह बुलिश है या बेयरिश है। लेकिन अगर हम उसके डिसएडवांटेज की बात करें तो वह भी उसकी सिंपलिसिटी ही है कि हम इस चार्ट को देखकर केवल एक ही डाटा को पता कर सकते हैं कि उसका क्लोजिंग पॉइंट क्या था। किसी और भी एडिशनल डाटा को वह नहीं शो करता है। इसीलिए जनरली ट्रेडर्स इस चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट चार्ट है बार चार्ट। बार चार्ट में हम चारों पॉइंट्स को दर्शाते हैं, उसके ओपनिंग प्राइस को भी, स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस, इन चारों पॉइंट्स को हम एक ही बार में दिखाते हैं। बार चार्ट में 3 प्रमुख भाग होते हैं। ये सेंट्रल लाइन जो आप देख सकते हैं, जिसमें हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस को दर्शाया जाता है। लेफ्ट मार्क जिसमें हम ओपनिंग प्राइस को दर्शाते हैं एंड द राइट मार्क जिसमें हम क्लोजिंग प्राइस को दिखाया जाता है। जब भी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम होता है तो हम उसको बुलिश बार मानकर चलते हैं और वह नीले रंग से दिखाया जाता है। इसी तरीके से जब भी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा हो, यानी कि उस दिन स्टॉक का प्राइस कम हुआ हो, उस दिन हम उसको
लाल रंग से दिखाते हैं और उसको हम बेरिश बार मानकर चलते हैं। बार चार्ट में हम चारों डाटास दिखाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी विजुअल अपील है। जब भी हमें 2 या 2 से ज्यादा बार चार्ट को कंपेयर करना हो तो ये हमें काफी डिफिकल्ट महसूस होता है, इसीलिए हम बार चार्ट को यूज नहीं करते हैं। हमारा तीसरा चार्ट होता है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसमें हम हर एक पर्टिकुलर समय के लिए कैंडलस्टिक्स बनाते हैं। कैंडलस्टिक का जन्म जापान में हुआ, जो कि प्राइस को एनालिसिस करने का सबसे ओल्डेस्ट तरीका है। कैंडलस्टिक चार्ट में 2 तरह की कैंडल्स बनती हैं, एक बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से या व्हाइट कलर से। ऑन द अदर हैंड बेरिश कलर कैंडल को रेड कलर से और ब्लैक कलर से सिंबलाइज करते हैं। जिस भी टर्मिनल को आप यूज करते हैं उसमें इन कैंडल्स को डिफरेंट कलर्स में दिखाया जाता है। जैसे जीरोधा में बुलिश कैंडल को ग्रीन कलर से और बेरिश कैंडल को रेड कलर से ही दिखाया जाता है। ये जो चार्ट हमने यहाँ पर दिखाया है वो डेली 1 डे चार्ट है। इसका मतलब है कि जो ये एक कैंडल बनी है, ये एक दिन में उस स्टॉक के प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। उस दिन प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर क्लोज हुआ, कितने ऊपर तक गया और कितने नीचे तक वह उस दिन में ट्रेंड किया, ये हम एक कैंडलस्टिक को देखकर पता लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको 1 डे के चार्ट से दिखाया है, हम इसको अगर यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में दिखाएंगे तो उसमें भी वो जो एक कैंडल बनेगी वो एक 5 मिनट के लिए बनेगी। इसी तरीके से हम इसको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 मंथ किसी भी तरह के चार्ट से लगा सकते हैं। उसमें एक कैंडल उतने ही पर्टिकुलर टाइम के लिए बनती है, जिसमें वो उस पर्टिकुलर टाइम की अगर 1 मंथ की है तो उस 1 मंथ में उसका हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को हम एक कैंडलस्टिक में देख सकते हैं। अब हम इन कैंडलस्टिक को रीड कैसे करते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। कैंडलस्टिक 2 तरह की होती हैं, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रीन कलर में होती है, बेरिश कैंडल रेड कलर में होती है। किसी भी कैंडल के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, सेंट्रल रियल बॉडी, अपर शेडो एंड द लोअर शेडो। सेंट्रल रियल बॉडी में हमारा ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आपस में जुड़ा होता है एक आयताकार भाग से, रेक्टेंगुलर शेप से। उसके ऊपर एक लाइन होती है जिसे हम अपर शेडो और उसके नीचे एक लाइन होती है जिसे हम लोअर शेडो कहते हैं। जिस दिन हम केवल इस समय बुलिश कैंडल की बात करते हैं तो बुलिश कैंडल में जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट होता है उसमें नीचे ओपनिंग प्राइस को दिखाया जाता है और ऊपर क्लोजिंग प्राइस को दिखाया जाता है। बुलिश का मतलब ही है कि उस दिन जो प्राइस हुआ होगा वो ओपनिंग प्राइस कम होगा और क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होगा, इसलिए वो हमारी कैंडल बुलिश है। जिस दिन भी उस स्टॉक का प्राइस हाई होगा। मैं आपको यह भी एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर उस दिन 4 रुपए पर ओपन होता है और वह 8 रुपए पर क्लोज हुआ तो ओपनिंग प्राइस से लेकर क्लोजिंग प्राइस तक हमारी ये रियल बॉडी बनती है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन उसका प्राइस 4 से 8 के बीच में ही रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो 8 से ऊपर जाके किसी समय क्लोज होने से पहले वो 12 रुपीज तक पहुंचा हो। तो ये जो पॉइंट है 8 रुपए से 12 रुपए तक का, ये इंडिकेट करता है कि उस दिन वह 12 रुपए तक भी गया था। तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट दिखाता है कि वो क्लोज होने से ऊपर कितने प्राइस तक गया था। इसी तरह हो सकता है कि वो 4 रुपए पर ओपन हुआ लेकिन उस दिन उसका प्राइस किसी समय हो सकता है कि 3 रुपए या 2 रुपए तक गया हो। तो ये जो पार्ट है ये हमारा बताता है कि उस दिन में उसका प्राइस किसी भी समय 2 रुपए पे भी गया था। तो ये जो पार्ट है ये हमारा उसका लोएस्ट प्राइस को बताता है। ये हमारी बुलिश कैंडल की बात हुई।
इसी तरीके से अगर हम एक बेरिश कैंडल की बात करें तो बेरिश का मतलब ही है कि उस दिन उस स्टॉक का प्राइस ओपनिंग प्राइस ज्यादा था और क्लोजिंग प्राइस कम था, उस स्टॉक का प्राइस उस दिन कम हुआ। जैसे आप एग्जाम्पल की तरह से देखिए कि कोई भी स्टॉक एक दिन 10 रुपए पर ओपन हुआ और क्लोज हुआ वो 5 रुपए पर, तो उस दिन उस स्टॉक के प्राइस घट गए, तो इसीलिए वो बेरिश कैंडल है और वो लाल रंग में दिखाई गई है। अब ऐसा है कि वो जब 10 रुपए पर ओपन हुई तो उस दिन हो सकता है उसका किसी न किसी समय तो प्राइस ऊपर जाके 15 रुपए तक गया हो, तो ये ऊपर का पार्ट उसका दिखाता है कि वह ऊपर गया, लेकिन फिर लोगों ने उस स्टॉक को बेचना शुरू किया और बेचते बेचते उसके स्टॉक के प्राइस को घटाकर वो 5 रुपए पर ले आए। हो सकता है वो ज्यादा बेचते बेचते उसका प्राइस और ज्यादा 3 रुपए पर ले आए हों और फिर उसको कुछ लोगों ने बाई किया, तो जब वो उस दिन शेयर मार्केट में बंद हुआ तो वह 5 रुपए पर बंद हुआ। जब भी एक कैंडल एक चार्ट में एक मंथ में हुए अप्स एंड डाउन को रिप्रेजेंट करता है तो वह चार्ट मंथली चार्ट कहलाता है। इसी तरह जब एक कैंडल एक वीक में हुए अप्स एंड डाउन को रिप्रेजेंट करे तो वह वीकली चार्ट, और अगर एक दिन के हुए अप्स एंड डाउन को रिप्रेजेंट करेगा तो वह डेली चार्ट कहलाता है। इसी तरह हम 1 मिनट का चार्ट भी लगा सकते हैं, 15 मिनट का और 5 मिनट का भी चार्ट लगा सकते हैं। जनरली जो इंट्राडे करते हैं वो 1 मिनट का, 5 मिनट का और 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, और जो अपने शेयर्स को लॉन्ग पोजीशन के लिए खरीदते हैं वो 1 वीक का, मंथली और वीकली चार्ट को देखना प्रीफर करते हैं। अब हम आपसे डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मेरी पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है मोरीबोजू कैंडल। मारुबाजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है डोमिनेंस। मारुबाजू कैंडल 2 तरह के होते हैं, बुलिश मारुबाजू और बियरिश मारुबाजू। मारुबाजू कैंडल्स में अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों ही नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जब बुलिश मारुबाजू बनेगा तो आपका जो ओपनिंग प्राइस होगा वही उस स्टॉक का लोएस्ट प्राइस होगा, और इसी तरीके से जो उसका क्लोजिंग प्राइस होगा वही उसका हाईएस्ट प्राइस होगा। जबकि बेरिश मारुबाजू में जो उसका हाईएस्ट प्राइस होगा वही उसका ओपनिंग प्राइस होगा, और जो उसका लोएस्ट प्राइस होगा वही उसका क्लोजिंग प्राइस होता है। एक बुलिश मारुबाजू यह इंडिकेट करता है कि उस दिन मार्केट में काफी बाइंग हुई है और बायर्स किसी भी प्राइस पर उस शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। इसी तरह एक बेरिश मारुबाजू यह इंडिकेट करता है कि उस दिन मार्केट में बहुत सेलिंग हो रही है और सेलर्स किसी भी प्राइस पर उस स्टॉक को बेचना चाहते हैं। जब भी मार्केट में मारुबाजू बनता है तो हम उसके साथ साथ में उसके वॉल्यूम चार्ट को भी स्टडी करते हैं। ये मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर मैंने कैंडलस्टिक चार्ट लगाया है और नीचे वॉल्यूम चार्ट लगाया है। जहाँ मैंने ये सर्किल बनाया है यहाँ पर एक मारुबाजू बनता है, और उस दिन आप अगर उसका ये देखें कि उस दिन वॉल्यूम कितना ट्रेंड हुआ है तो आप देखिए उस दिन वॉल्यूम भी हाई ट्रेंड हुआ है। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम विद हायर volume is more powerful and can be trend as reversal or trend continuation। जब भी मारुबाजू बुलिश मारुबाजू हाई वॉल्यूम के साथ बनता है तो वह आपके ट्रेंड को चेंज करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। जब भी किसी चार्ट में बुलिश मारुबाजू बनता है तो हम उस मारुबाजू के क्लोजिंग प्राइस पर उस स्टॉक को खरीदते हैं और मारुबाजू के ओपनिंग प्राइस को हम स्टॉप लॉस की तरह से लगाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मारुबाजू कैंडल बनने पर मार्केट के रिवर्स होने की, लेकिन यह जरूरी तो नहीं, कभी कभी मार्केट रिवर्स भी ले लेती है। तब हम क्या करें? तो उस समय पर हम क्या करते हैं कि जब हमारा मारुबाजू का स्टॉप लॉस लग जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हम अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं और थोड़ा सा अपने नुकसान को बेयर करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि बुलिश मारुबाजू बनता है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में सेलर्स ही हावी रहते हैं और सेलर्स उस स्टॉक की प्राइस को धीरे धीरे कम कर देते हैं। लेकिन
जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस पे हमारा स्टॉक सेल हो जाता है, जिससे कि हम एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं। उसी सीक्वेंस में मेरी दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। डोजी जब बनती है जब किसी भी स्टॉक की उस दिन का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है, तो वह जो शेप बनकर आती है उसे हम डोजी कहते हैं। डोजी भी बहुत तरह से बनती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डोजी स्टार, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी एंड द 4 प्राइस डोजी। मैं इनको आपको एक एक करके विस्तार से समझाने वाली हूँ। जैसे मैं सबसे पहले बात करती हूँ डोजी स्टार की। डोजी स्टार जो होती है वो क्रॉस शेप में होती है, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्रॉस शेप, यहाँ पर जितना हाई ऊपर जाती है उतना ही वो लोएस्ट भी जाती है। इसकी अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों बराबर होती हैं। इसका ये मतलब होता है कि जब वो स्टॉक मार्केट में ओपन हुआ तो लोगों ने उसको बेचना शुरू किया, लेकिन बेचते रहे तो मार्केट में उसका प्राइस कम होता गया, लेकिन उसके बाद उस स्टॉक पर बायर्स हावी हुए और उस स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके आए, और ऊपर लेके जाते जाते वो उस स्टॉक के प्राइस को काफी हाई प्राइस तक ले गए। लेकिन उसके बाद अगेन वहां पर सेलर्स हावी होते हैं और उस स्टॉक के प्राइस को उसके ओपनिंग प्राइस पर ही ले आकर जब मार्केट बंद होती है तो उसी प्राइस पर वह स्टॉक बंद होता है। इससे हमें यह इंडिकेशन मिलता है कि उस स्टॉक पर अभी हम किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेते, ना हम उस स्टॉक को बाय करने से भी बचते हैं और उस स्टॉक को सेल करने से भी बचते हैं। दूसरी होती है लॉन्ग लेग डोजी। जैसे आप नाम से ही देख सकते हैं कि इसमें अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसमें भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो हम किसी भी डिसीजन को लेने से बचते हैं, ना हम उसको बाय करते हैं ना ही हम सेल करते। जब तीसरी होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोअर शेडो तो बनती है बट अपर शेडो नहीं होती, यानी कि उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वही उसका ओपनिंग पॉइंट होता है और वो इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि मार्केट में जब वो शेयर ओपन हुआ तो सेलर्स उसके प्राइस को कम तो करते हैं, लेकिन फिर से बायर्स उस स्टॉक के प्राइस को ओपनिंग प्राइस तक ले आते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक बुलिश सिग्नल मानकर चलते हैं और यह सोचकर चलते हैं कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस स्टॉक के प्राइस में हायर आने की, तो हम ऐसे समय पर स्टॉक को बाय करने के लिए विचार कर सकते हैं। फोर्थ होती है ग्रेविस्टोन डोजी। ग्रेविस्टोन डोजी में लोएस्ट पॉइंट, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है और उसकी हाईएस्ट विक अपर शेडो होती है। यह हमें एक बेयरिश सिग्नल देता है कि हो सकता है कि अभी तो मार्केट में उसके प्राइस हाई हुआ, लेकिन धीरे धीरे सेलर्स उस स्टॉक पर हावी हुए और उसके प्राइस को एक बार से फिर उसके लोएस्ट पॉइंट पर ले आए। नेक्स्ट टाइप है हमारा द 4th प्राइस डोजी। इसमें हमारा ओपनिंग पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोइंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट चारों सेम ही रहते हैं, तो इसमें तो हम बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेते उस स्टॉक को बाई करने का। मैं इन सब डोजी को आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉन्ग लेग डोजी बनती है। मार्केट में बेरिशनेस थी, फिर एक लॉन्ग लेग डोजी बनी, उसके बाद मार्केट में थोड़ा ठहराव आया। बुलिश और बेरिश दोनों का यहाँ पर आप मिश्रण देख सकते हैं। बुल्स और बेयर्स दोनों ही मार्केट में बराबर रूप से कार्य कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम किसी भी एक डिसीजन पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप जब डोजी स्टार बनता है उसमें भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम उस स्टॉक को मॉनिटर करते रहते हैं डोजी बनने के बाद कि हम उस स्टॉक में बाई करें या सेल करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। मार्केट में बुलिशनेस थी, ग्रेवस्टोन डोजी बनी, उसके बाद उसमें एकदम से रिवर्सिबल चेंज आता है और मार्केट में बेरिशनेस आ जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब कि उस दिन उस स्टॉक का प्राइस कितने ऊपर तक गया।
लेकिन फिर बेयर्स उस स्टॉक पर हावी हुए और उस स्टॉक के प्राइस को काफी नीचे ले आकर उसके ओपनिंग प्राइस पर ही बंद करते हैं। इसी तरीके से अगर आप चार्ट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है। आप इसकी शेप देखिए, बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई की तरह से ही है। इसकी अपर भी बहुत छोटी है और लोअर भी बहुत बड़ी है। यह भी एक रिवर्सिबल चेंज दिखाता है। मार्केट में बेरिशनेस थी, जैसे ही एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो मार्केट में एक बुलिशनेस आ जाती है। आपको इनकी शेप्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, इतने नाम्स नहीं याद रहते। आप बस इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब मार्केट में बेयर्स हावी होते हैं तो तब ग्रेवस्टोन डोजी बनती है, और जब मार्केट में बुल्स हावी होते हैं, बुलिशनेस हावी होती है, तो तब एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है। इसी सीक्वेंस में मेरा तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में हमारी छोटी रियल बॉडी होती है और उसकी अपर शैडो और लोअर शैडो दोनों सेम होती हैं, दोनों सेम लेंथ की होती हैं। स्पिनिंग टॉप में क्योंकि रियल बॉडी छोटी होती है, इसीलिए चाहिए हमारा बेयरिश स्पिनिंग टॉप हो या बुलिश स्पिनिंग टॉप हो, इसका हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस में और क्लोजिंग प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर हम लिटिल बिट बात करें तो केवल 5 या 6 रुपीज का इसमें डिफरेंस होता है। स्पिनिंग टॉप हमें यह इंडिकेट करता है कि उस समय मार्केट में बुल्स और बेयरिश दोनों ही, बायर्स और सेलर्स दोनों ही हावी रहते हैं। बायर्स भी उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और सेलर्स भी उस स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो जब भी कभी मार्केट में स्पिनिंग टॉप बनता है तो हम किसी भी डिसीजन पर पहुंचने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है कि क्या यह स्टॉक अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर स्पिनिंग टॉप बनता है और हमें लगता है कि स्टॉक हमें खरीदना चाहिए, तो हम जितना स्टॉक हमें लेना हो, सपोज अगर हमें अपने 500 शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो स्पिनिंग टॉप बनने पर हम 250 शेयर्स को उस समय पर खरीद लेते हैं और बाद में उस स्टॉक पर मॉनिटर करके हम बाद में ये डिसीजन लेते हैं कि अपने स्टॉक्स को कंटिन्यू करना है या और स्टॉक्स को खरीदना है। इसी सीक्वेंस में हमारी 4 कैंडलस्टिक पैटर्न होती है पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला में 2 पार्ट होते हैं, एक हैमर और एक हैंगिंग मैन। जब भी कभी पेपर अम्ब्रेला आप बॉटम एंड पे बनता है तो हम उसको हैमर बोलते हैं, और जब भी कभी पेपर अम्ब्रेला अप ट्रेंड रैली में बनता है तो हम उसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। जैसे मैं आपको पहले ये समझा दूं इस चार्ट के बेस पे कि जब भी नीचे की साइड कि आपका ट्रेंड नीचे जा रहा था और पेपर अम्ब्रेला बना तो हम उसको हैमर बोलते हैं। आप यहाँ पर दोनों जगह देख सकते हैं कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी और पेपर अम्ब्रेला बना तो हमने उसको नाम दिया हैमर का, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और पेपर अम्ब्रेला बनता है तो हम उसे हैंगिंग मैन के नाम से जानते हैं। अब ये पेपर अम्ब्रेला होता क्या है, हैमर और हैंगिंग मैन होता क्या है, वह आप यहाँ समझिए। इसमें भी एक छोटी रियल बॉडी होती है और इसकी लोअर शैडो बहुत बड़ी होती है, जबकि अपर शैडो या तो होती ही नहीं या होती है तो बहुत ही माइनर, जो कि इग्नोरेबल होती है। यह भी चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, इससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका भी क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जब भी हैमर या हैंगिंग मैन बनता है तो यह ट्रेडर्स को एक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि जब भी हैमर या हैंगिंग मैन बनता है तो एक मार्केट में रिवर्सल पैटर्न जरूर आता है। आप मेरे इन दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब भी अम्ब्रेला बनता है तो डाउनवर्ड रैली में जब भी बनता है तो मार्केट में एक उछाल आता है, और जब एक हैंगिंग मैन बना, जब भी मार्केट में ऊपर जा रही थी और हैंगिंग मैन के बनते ही मार्केट में एक लंबी गिरावट आ जाती है। किसी भी कैंडल को हम तभी पेपर अम्ब्रेला बोलते हैं जब उसकी लोअर शैडो उसकी बॉडी के एटलीस्ट डबल हो, कम से कम उसकी लोअर शैडो को उसकी बॉडी के साइज से डबल तो होना ही चाहिए,
तभी हम उसको पेपर अम्ब्रेला की तरह से कंसीडर करके उस पर अपना कोई डिसीजन लेते हैं। इसी सीक्वेंस में हमारा पांचवा और लास्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। जैसे मैंने अभी आपको पेपर अम्ब्रेला के बारे में बताया था, उसमें लोअर शेडो होती है, बट शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में अपर शेडो रियल बॉडी के ट्वाइस या उससे ज्यादा होती है, जबकि इसमें लोअर शेडो या तो होती ही नहीं या बहुत ही लिटिल बिट होती है, जो कि हम इग्नोरेबल मानते हैं। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही हो और अचानक से आप उसमें शूटिंग स्टार देखें, तो यह एक बेयरिश मोड में बेयरिश पैटर्न कहलाता है कि अब मार्केट में बेयरिशनेस आएगी। आप यहाँ पे मेरे इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि जैसे ही शूटिंग स्टार बना तो एक मार्केट में तेजी से गिरावट आती है। इसी तरीके से जब भी इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वह मार्केट जब बेयरिशनेस में चल रही हो तो इन्वर्टेड हैमर के बनने के बाद उसमें एक उछाल आता है, वह स्टॉक में एक बुलिशनेस आ जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर मार्केट की बारीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।